जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सी एस जोन में। और यहाँ पे आज हम करने वाले हैं अपना थर्ड मॉडल पेपर। इससे पहले मैंने 2 मॉडल पेपर करवाए थे। अगर आपने वो अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो ज़रूर अटेम्प्ट करिए। हर एक मॉडल पेपर में आपको अलग अलग क्वेश्चंस प्रोवाइड करें हैं और 360 डिग्री नॉलेज देने की कोशिश की है, जिससे आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पैटर्न आना है और जो वहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमारी तरफ से हैं वो हमने आपको प्रोवाइड किए हैं अकॉर्डिंग टू योर एंट्रेंस सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू योर एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फाउंड इन पिकल। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, इसको प्योर साइंस का मत समझिएगा। जनरल साइंस का क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे जनरल साइंस को भी इन्वॉल्व कर रखा है। मैंने कहा आपसे कि 360 डिग्री क्लास है, मतलब जैसा आपका वहाँ पे सिलेबस आया था उसी पर बेस्ड ये आपके सामने मॉडल पेपर एक लाया हूँ। खुद बनाया है ये, और इससे पहले भी जो 2 करवाएं वो भी खुद ही बनाया था, ठीक है। और बता दूं एक चीज़ कि बीएससी में बीएससी बायो और बीएससी जो मैथ वालों का भी एग्ज़ाम हुआ है अभी रिसेंटली, और बीएलएड का हुआ है और बीएससी एग्रीकल्चर का हुआ है। तो कई बच्चों के मेल्स आए, रिसीव हुए हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। उन्होंने बताया कि सर आपकी क्लासेस से हमें फ़ायदा हुआ है। सो देखते हैं आप लोग को क्या फ़ायदा होता है नहीं होता है, ठीक है। बाकी हमने अपनी पूरी शिद्दत से मेहनत की है और क्लासेस को एकदम सीरियसली बनाया है कि जैसे हम ही पेपर दे रहे हैं, ऐसे आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड की हैं। और कोई भी कुछ भी कहे यार, मेरे को मतलब ही नहीं है। हमने अपनी तरफ से आपको पूरे डेडिकेशन के साथ वर्क किया है। जितने भी दिन आपको ये पढ़ाया है पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाया है। हर एक टॉपिक से सोचा है कि यहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो टॉपिक आपको दिया है और सब कुछ कवर करवाने की कोशिश की है। बात तो बहुत सारी है बोलने को, बट चलिए टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं, आपको भी पेपर देने जाना है अभी। तो यहाँ पे जो जिनका भी पेपर है उनको सबसे पहले ऑल द वेरी बेस्ट। घबराइए मत, आपका पेपर अच्छा होगा। बाकी अभी लास्ट में आपको कुछ बता दूंगा, पहले आप ये पूरा मॉडल पेपर अटेम्प्ट करिए। तो यहाँ पे जो जनरल साइंस का एक क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर दिख रहा है। जो पिकल होता है, इसमें जो एसिड होता है वो विनेगर होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये ऐसे क्वेश्चन बच्चों ने बताया है कि देखने को मिल रहे हैं रीजनिंग के, ठीक है। और रीजनिंग और कंप्यूटर के मतलब जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं तो, और वो सारी क्लासेस जिसने की है, तो बीएससी वालों का जो कहना है वो यही कहना है कि सर आपकी क्लासेस में से आया है, ठीक है। अभी यूएसबी का फुल फॉर्म करवाया था और गलत हो गया था, फिर यूएसबी का करेक्शन भी करवाया था। मैराथन नहीं, यहाँ पे एक मॉडल पेपर करवाया था, तो वो जिसने देखा तो वो टिक करके आया होगा यूनिवर्सल सीरियस बस, ठीक है। तो और भी कई सारे मतलब प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप सबका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाए। अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ, तो यहाँ पे 8 किलोमीटर साउथ में गया, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अशोक 8 किलोमीटर साउथ में गया एंड देन टर्न्ड वेस्ट, तो इसने वेस्ट में टर्न किया और यहाँ पे 3 किलोमीटर ये चला। अगेन ही टर्न नॉर्थ, तो नॉर्थ में चला ये 5 किलोमीटर। ही टुक फाइनल टू ईस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, तो ये वापस यहाँ पे आ गया। अब बताना है कि इन विच डायरेक्शन वॉज अशोक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अभी यहाँ पे अशोक है और स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो यहाँ से हम देखें तो तो यहाँ से हम देखें तो ये अशोक किस डायरेक्शन में है, तो ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और यहाँ पे नीचे साउथ, तो ये साउथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये डाइस का है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सी है, इस सी के अपोजिट में क्या आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको देखना है, एक टर्म आपको देखना है, जैसे कि यहाँ पे सी इसमें है, सी इसमें है और यहाँ पे सी किसी में नहीं है। अच्छा, हम देखते हैं ये एक्स वाई यहाँ पर है और एक्स वाई यहाँ पर है, ठीक है। तो ये दोनों जो है एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये जेड और सी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो इसका मतलब सी का जो आंसर होगा, अपोजिट जो साइड होगी उस पर जेड होगा, ओके। जब 2 टर्म कॉमन होते हैं तो तीसरा वाला अपने आप वहाँ पे अपोजिट हो जाता है। ये आपको बताना है। वन हु ईट्स टू मच। और आप लोग भी जब आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दे लीजिएगा, उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चंस याद रहें और हमारी वीडियोस से आपको कितना फ़ायदा मिला, आपका पेपर कैसा गया, ये सब कुछ पॉइंट्स आप एक मेल में हमको ज़रूर बताइएगा। आपके मेल का हमको वेट रहेगा। जैसे ही आप एग्ज़ाम दे के निकलें, बाहर आएँ अपने हॉल से, मोबाइल आपके हाथ में जैसे ही आए, प्लीज़ एक बार मेल ज़रूर कर दीजिएगा और वो सारे क्वेश्चंस बता दीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चंस फंसा, कहाँ से क्वेश्चंस फंसा और हमारी क्लासेस से फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, कितनी हेल्प मिली। ये सब कुछ आप बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपका रिव्यू जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए।
बहुत ही मेहनत लगती है ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करना, कंटेंट प्रोवाइड करना। सो आप समझिए ये चीज़ को, ठीक है। आप लोग भी जब बड़े हो गए, अगर किसी का टीचर बनने का मन है तो वो उस चीज़ को समझेगा। और टीचर बनने का नहीं भी, तब भी मेहनत तो एक चीज़ होती है ना, तो मेहनत को यार ज़रूर मतलब देखना। जो भी आपका मतलब पेपर आए वो शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और हमारी क्लासेस का जो भी आपको रिव्यूज़ हैं वो भी ज़रूर बताना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी हो। लिटरली जो मतलब फ्रैंकली एकदम होता है, सच सच वही बताना, ठीक है। वन हु ईट्स टू मच, तो यहाँ पे वन हु ईट्स टू मच का हो जाएगा ग्लूटन, ओके। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका प्रेगनेंसी बाइबल, ये बुक है, ये किसने लिखी है? तो ये रिसेंटली करंट का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया, क्योंकि ये प्रेगनेंसी बाइबल एक फेमस यहाँ पे एक्ट्रेस है, उनकी बुक उन्होंने लिखी है। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा करीना कपूर, ओके। सो करीना कपूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो ये नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल आपको बताना है कि ये जो कंट्रीज़, ये जो दिए हुए हैं सिटीज़ एंड स्टेट्स, इसमें लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल कहाँ पे है? तो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल ये हमारा है सिंगापुर में। रिसेंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म्स भी लिखा होगा तो सिंगापुर यहाँ पे होगा। टोक्यो ओलंपिक्स से रिलेटेड अभी मैंने करवाया था, ये टोक्यो ओलंपिक्स कवर करवा दिया था आपको, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चंस आए हैं। बीएलएड में आपको यहाँ पे करंट अफेयर पूछा गया था, जबकि वहाँ पे जो आपका सिलेबस था उसमें करंट अफेयर मेंशन नहीं था, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे ज़रूर। बहरहाल टोक्यो ओलंपिक्स, यहाँ पे इंडिया गेट, तो इंडिया को कितने मेडल मिले टोक्यो ओलंपिक में? याद रखना है आपको, 7 मेडल मिले, ठीक है। कितने गोल्ड मिले, कितने सिल्वर मिले, कितने ब्रॉन्ज मिले, ये आप लोग देखिए और कमेंट करके तीनों चीज़ बताइए, और अपने दिमाग में भी ज़रूर रखिए। 7 मेडल्स यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक में इंडिया को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएम ऑफ नेपाल, 5th टाइम यहाँ पे पीएम बने हैं नेपाल के, कौन? शेर बहादुर, दुर्गाबाई, फूलमती, या फिर हम बन गए, मतलब आप बन गए, ठीक है। डी ऑप्शन को आप तो एलिमिनेट कर दोगे, वरना डी ऑप्शन टिक करके आओगे, है ना। ऐसा मत करना यार, सही ऑप्शन लगाना, है ना। तो शेर बहादुर इसका सही आंसर हो जाएगा। शेर बहादुर यहाँ पे 5th टाइम पीएम बने हैं नेपाल के। ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय, तो ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था? तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट टॉक्स अबाउट रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में बात की गई है? तो पार्ट 11 में यहाँ पे, ठीक है, पार्ट है ये, पार्ट 11 में सेंटर और स्टेट्स के रिलेशन के बारे में बात की गई है। हाईएस्ट वेवलेंथ अमंग विबग्योर, तो विबग्योर जो है आपको पता है, विबग्योर जो आपका रेनबो बनता है, राइट। तो इसमें हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है? तो यहाँ पे रेड की है, ठीक है। और रेड की हाईएस्ट वेवलेंथ जरूर है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी उसकी वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होगी। क्यों? क्योंकि जो है, जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेड की वेवलेंथ सबसे हाई होगी विबग्योर में। बिग बैंग थ्योरी, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। बिग बैंग थ्योरी बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, या फिर ऑप्शन डी नहीं पता। तो यहाँ पे जो बिग बैंग थ्योरी है ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड, अर्थक्वेक की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, सीस्मोलॉजी बोलते हैं, और यहाँ पे सारे ऑप्शंस रॉन्ग है। सीस्मोलॉजी इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। हेडक्वार्टर ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको बताना है। तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, इसका आपको डिग्री बताना है कि कितने डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे बनती है। जो इंडिया है, इंडिया के बीच से यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, और ये बनाती है हमारा 23.5 डिग्री, मतलब 23.5। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का भी आप याद रखिएगा, वहाँ पे क्या डिग्री बनाती है इंडिया से। तो यहाँ पे प्लेइंग इट माई ओन वे, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? तो प्लेइंग इट
माई ओन वे, ये ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर की। अभी रिसेंटली सुरेश रैना जी की एक ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम क्या था, देखिए उसको और कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ इन्हें भी आप देखिए ज़रूर, एक बार काम आएंगे आपके। पार्टीशन ऑफ बंगाल अकर्स इन, तो कब यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, तो 1905 में रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। ओके, नेक्स्ट है आपका CRR का फुल फॉर्म बताना है आपको। CRR कैश रिबेल रेशियो, कैश रेशियो रिजर्व, या कैश रिजर्व रेशियो, या नहीं पता। तो यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूजेस विच वेव्स, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है उसमें कौन सी वेव्स यहाँ पे यूज़ होती हैं, तो सही आंसर आपका हो जाएगा रेडियो वेव। ओके, रेडियो वेव यहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग्वालियर इस्टेब्लिश्ड बाय, ग्वालियर किसने इस्टेब्लिश किया था, जीवाजी राव सिंधिया, अकबर, जहांगीर या अब्दुल। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, जीवाजी राव सिंधिया। ये मत सोचिए और एक कमेंट आया था मेरे को कि आप सर ऑप्शन ए में ही सब कुछ आंसर रखते हैं, यार ऐसा नहीं है, बट वो ऐसा मतलब हो ही जाता है नेचुरली। बट मेन तो आप पर्पज़ मेरा ये है कि आपको क्वेश्चन और उसका आंसर पता लग जाए। ऑप्शन में चाहे ए रखूँ चाहे डी, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। ओके, मेन पर्पज़ हमारा पूरा हो रहा है, दैट्स इट। अष्ट प्रधान बिलोंग्स टू, अष्ट प्रधान जब आएगा बात तो ये कुछ अलग ही क्वेश्चन है। तो अष्ट प्रधान की जब बात आएगी तो ये कहाँ से बिलोंग, मतलब किस में होते थे, किसके दरबार में, तो अष्ट प्रधान होते थे शिवाजी के दरबार में। और अकबर के दरबार में कितने होते थे, 9 रत्न की बात आती थी तो अकबर। और कृष्णदेव राय के में भी कितने नंबर ऑफ यहाँ पे अष्ट प्रधान होता था, यहाँ पे आपका बता दिया मैंने शिवाजी में, अकबर में यहाँ पे 9 रत्न, और यहाँ कृष्णदेव राय में कितने मेंबर्स होते थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इनके दरबार में अष्ट प्रधान, अकबर के दरबार में 9 रत्न, वैसे ही कृष्णदेव के राय के दरबार में भी कुछ मेंबर्स होते थे, तो वो आप बताइए कितने। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है आपको अमात्य ऑल्सो कॉल्ड एज, अमात्य को हम और क्या बोलते हैं, तो अमात्य को हम फाइनेंस मिनिस्टर भी बोलते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ आई इज़ डोनेटेड, जब नेत्रदान किया जाता है तो उसमें कौन सा पार्ट आपका आँख का डोनेट किया जाता है, कॉर्निया, रेटिना, प्यूपिल या फिर पूरी पूरी आई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कॉर्निया। ठीक है, जब आई डोनेशन हम करते हैं तो कॉर्निया जो हमारी आई का होता है वहाँ से हमारा उस पार्ट को डोनेट किया जाता है। डाउन्स ग्रासेस, ये एक ग्रासेस का नाम है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर। तो ये डाउन्स ग्रासेस हैं, ये कहाँ पे पाई जाती हैं आपको बताना है, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका या ब्राज़ील। तो ये डाउन्स ग्रासेस पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिपॉय म्यूटिनी हेल्ड इन, सिपॉय म्यूटिनी कब हुआ था आपको बताना है, 1858 में, 1857 में, 1856 में या फिर 1866 में। तो सिपॉय म्यूटिनी हमारा जो है हुआ था 1857 में, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857 में सिपॉय म्यूटिनी हुआ था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये किस ईयर में हुआ था। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो 1761 में हुआ था। आप लोग फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था वो भी यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। जो भी चीज़ पूछ रहा हूँ उसको लिखते चलिए और ये सभी चीज़ों के आंसर कमेंट बॉक्स में दिखने ज़रूर चाहिए आप लोगों के, ठीक है। क्योंकि यार देखो जीएस जो है बहुत वास्ट है, कहाँ से आएगी किसी को भी नहीं पता। मैं आपको थर्ड करवा रहा हूँ लेकिन हो सकता है कि फ़र्स्ट पूछ ले, हो सकता है सेकंड पूछ ले, इसलिए आपको आसपास की चीज़ें भी बताते चल रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, एंड आई होप सो कि ये आपको पता होगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन से है, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर देयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस दी हुई हैं। सो याद रखिएगा 22 लैंग्वेजेस, कितनी 22 लैंग्वेजेस दी गई हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 22। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ये डेविस कप ट्रॉफ़ी भी पूछ लेता है कि ये ट्रॉफ़ी किससे रिलेटेड है, ये ट्रॉफ़ी किससे रिलेटेड है।
तो आपको बताना है कि डेविस कप किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से, टेनिस से, फुटबॉल से या बास्केटबॉल से। सो डेविस कप की बात करें, डेविस कप हमारा रिलेटेड है, हम लोग बहुत आगे आ गए, पीछे चले गए क्या? अरे यार क्वेश्चन रुकिए भाई, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ मिल गया जी, ये डेविस कप हमारा रिलेटेड है टेनिस से, ठीक है। संतोष ट्रॉफ़ी किससे रिलेटेड है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। संतोष ट्रॉफ़ी मेरे हिसाब से फुटबॉल से रिलेटेड है, आप लोग भी देखिए उसको किससे रिलेटेड है और कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिटी एंड द सी, इम्पॉर्टेंट बुक है 2020 की, 2021 की। अभी आसपास के ईयर देखें तो इसमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बुक हो जाती है द सिटी एंड द सी। तो राज कमल झा जो है, इनको यहाँ पे एक अवार्ड भी मिला था, ठीक है। कौन सा अवार्ड मिला था वो आप लोग बताइए। आई थिंक रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड मिला था, या फिर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, ये दोनों में से कोई मिला था, अभी मेरे को कंफर्म नहीं है। सो ये आप लोग बताइए, सर्च करिए, गूगल करिए, या अगर पता है आपको तो बताइए कि इनको कौन सा अवार्ड मिला था। करंट का क्वेश्चन है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो द सिटी एंड द सी के जो लेखक हैं, जो ऑथर हैं, वो यहाँ पे राइटर जो हैं राजकमल झा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इम्पॉर्टेंट बुक अगेन, एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस ये इम्पॉर्टेंट बुक है एक इम्पॉर्टेंट पर्सन की, तो शशि थरूर जी जो हैं, इनकी यहाँ पे ये राइटिंग है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पार्ट सेकेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। मैंने आपको ये पूरा थ्योरी वाइज भी करवा रखा था और यहाँ पे अब MCQ भी करवा रहा हूँ। सो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर करिए। सो पार्ट सेकेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद हमारा किससे डील करता है, तो ये डील करता है सिटीजनशिप से। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। पार्ट जो 2 है हमारा वो सिटीजनशिप से डील करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिवाजी जो हैं उनको छत्रपति शिवाजी बोलते हैं ना, पहले उनका नाम शिवाजी था, लेकिन छत्रपति उनको कब दिया गया, मतलब छत्रपति उनके नाम के साथ कब जोड़ा गया, किस ईयर में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सो आपको पता होना चाहिए कि 1674 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1674 में यहाँ पे शिवाजी को छत्रपति जोड़ा गया, छत्रपति शिवाजी फिर बोला गया इनको 1674 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPC, ठीक है, इंडियन पिनल कोड जिसे बोलते हैं। सो LLB वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IPC कब आया था बताना है आपको। सो IPC की बात करें 1860 में आया था और उस समय लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ये आया था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। LLB वाले इसको सर्च करिए आप कि CRPC जो है कब आया था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इज़ गिवन बाय। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का जो सिद्धांत था ये किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी इज़ द करेक्ट आंसर। लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सब्सिडियरी अलायंस की यहाँ पे अगर बात आती है तो कौन सा वाइस रॉय सामने आता है? सब्सिडियरी अलायंस, तो सब्सिडियरी अलायंस की जब भी बात आती है तो वेलेज़ेले, लॉर्ड वेलेज़ेले की बात आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेलेज़ेले सब्सिडियरी अलायंस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एकोमोडेशन अगर रेंट से रिलेटेड है तो जर्नी किससे रिलेटेड होगा। एकोमोडेशन मतलब क्या होता है, हम जैसे सपोज़ कहीं पे आप गए और वहाँ पे आपने रूम लेकर वहाँ पे लिया। जैसे सपोज़ आप कहीं पर गए और वहाँ पर आपने कुछ पेमेंट करी और फिर वहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है, तो जो पेमेंट किया है वो रेंट होता है, ठीक है, वो एकोमोडेशन हो गया। अब जर्नी के लिए आप क्या पे करते हो? फेयर, ठीक है, किराया इसे भी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसे बोलते हैं फेयर, ठीक है। आपने ट्रेन वगैरह से अगर ट्रैवल करे होगे तो वहाँ पे भी आपका आता है टिकट में कि फेयर चार्जेस जो हैं आपके 200 रुपीज़ हैं, 300 रुपीज़ है, 500 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ है ना। तो ये जर्नी का इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो फेयर, ठीक है, एकोमोडेशन के लिए रेंट और जर्नी के लिए फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, तो यहाँ पे आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है
कि अगर हम ECFG को लिखेंगे FDGH तो XQTU को क्या लिखेंगे। सो यहाँ पे देखिए आप E को क्या लिखा है F, तो S को क्या लिखेंगे T, फिर लिखा गया है C को D, तो यहाँ पे Q को R लिखेंगे। तो TR हम देखें तो ये दो ऑप्शंस में दिख रहा है, ये दोनों ऑप्शंस कट हो गए, एलिमिनेट हो गए। आगे चलते हैं तो F से लिखा है G, तो यहाँ T से हो जाएगा U, ठीक है। G से लिखा है H, तो यहाँ पे हो जाएगा U से हो जाएगा V। तो TRUV थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं यहाँ पे। 1 मिनट में यहाँ पे ज़रा यार बार बार ये ऊपर नीचे हो जा रहा है, मेरी फिंगर इससे लग जा रही है साइड में। 1 मिनट बस, मैं ढूंढ लिया। ये हो गया, ये हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया है, ये रीजनिंग का ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है। 3 को अगर हमने लिखा है 2 4 3 तो 5 को हम क्या लिखेंगे। इसमें अच्छा सिंपली आपको दिख रहा है कि कुछ तो 3 की पावर में है, 3 से डिविजिबल ये हो रहा है। अच्छा देखते हैं कितनी बार डिविजिबल हो रहा है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243। तो यहाँ पे 3 की पावर 1 2 3 4 5 है, मतलब इसको लिखा गया है कि 3 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 243। सिमिलरली यहाँ पे हम 5 की पावर 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा। 5 की पावर 5 करने पर हमारा बनेगा 25 इंटू 25 इंटू 5, ये आ जाएगा 6 to 5, ये आ जाएगा 5। तो यहाँ पे हमारा बनेगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 5 6 जा 30, 31। तो 3125 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी पावर बस आपको लगानी है, और पावर का मतलब अब ये नहीं कि 5 की पावर आप 5 करके और 5 इंटू 5 कर दो तो 25 यहाँ पे ढूंढो कि ऑप्शन में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। जब भी बात करें कि 5 की पावर 5 तो इसमें आपको लिखना है 5 को 5 टाइम्स, ऊपर टाइम्स होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, समथिंग लाइक दिस, ओके। पता होगा आपको, बेसिक चीज़ है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी, ये भी आपको बता दिया। ये आपको बताना है। इसमें आपको ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन है, किलोग्राम, कुंटल, टन और गैलन, इसमें से सबसे ज़्यादा अलग कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे किलोग्राम जो है सबसे छोटी यूनिट होती है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। बाकी टन, कुंटल और गैलन ये जो है हायर यूनिट्स होती हैं, इसलिए यहाँ पे किलोग्राम ये यहाँ पे सबसे अलग आंसर हो जाएगा ऑड वन आउट में। नेक्स्ट यहाँ पे ये 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, बताना है आपको कि फर्स्ट क्वेश्चन में ऑड वन आउट कौन सा है। पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन का बताइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑड वन आउट कौन सा है। इसमें हम देखें तो यहाँ पे आएगा Z के बाद ABCD, M के बाद NOPQ, सही है, Q के बाद RSTU, ये भी सही है, सेम रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। इधर से हमको इधर जाना है और +1 करते रहना है। यहाँ पे देखें तो LNJ, ये तो इधर से उल्टा चला गया है, ठीक है। इसमें हम हमेशा इधर से इधर मूव कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होगे। Z से A छोड़ के B, C छोड़ के D, M से N छोड़ के O, P छोड़ के Q, इधर मूव किया, Q से R छोड़ के S, S से T छोड़ के U। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, Z से J, K छोड़ के L, L M छोड़ के N। इसका मतलब हमारा फोर्थ वाले में सबसे अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है बाकी तीनों से, इसलिए फोर्थ वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो 36, 64, यहाँ पे 54 एंड 108, इसमें अलग कौन सा है आपको ये बताना है। ऐसे में आप ये भी देखिए, ऐसे में मेन जो होता है, फर्स्ट आपको देखना है कि 3 से डिविजिबिलिटी, 3 से डिविजिबिलिटी देखें तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। इसका मतलब आपका ऑड वन आउट में सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल को अगर हम साइटोलॉजी लिखते हैं तो बर्ड्स को क्या लिखेंगे। अब आपको पता होगा कि सेल की स्टडी को, स्टडी ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी, देन स्टडी ऑफ बर्ड्स इज़ कॉल्ड व्हाट। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स इज़ कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, व्हाट, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको शायद धुंधला दिखाई दे रहा होगा। DHLP को लिखा गया है WS
ओ के। सिमिलरली एफ जे एन आर को आप क्या लिखोगे? सो अब जिसने अपोजिट पेयर्स वाली क्लास की है क्लियरली दिख रहा होगा, डी फॉर ड्यू तो डब्ल्यू, एच फॉर हाई स्कूल तो एस, एल फॉर लोन तो ओ, पी फॉर कमला पसंद, के फॉर कमला पसंद तो ऑल्टरनेट है ये पी के अपोजिट पेयर्स हमने बताया था, तो ये पी का अपोजिट पेयर के लिखा गया है। ओके, सो सिमिलरली हम यहाँ भी करेंगे यही चीज़। एफ से हमने बताया था फुल तो आ जाएगा यू, जे से बताया था जंगल क्वीन तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू, एन से बताया था एम से बताया था मैन तो जो कि एन और एम आपस में अपोजिट पेयर्स हैं तो एन का अपोजिट पेयर एम आ जाएगा, और आर से बताया था इंडियन रेलवे तो आई से हो जाएगा इंडियन और आर से रेलवे, तो यहाँ पे यू क्यू एम आई ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे आपको अगेन ऑड वन आउट बताना है। ऑड वन आउट यहाँ पे जो 3 जो ऑप्शंस हैं आपके उसमें सेम चीज़ें सेम कॉन्सेप्ट लग रहेगा, लेकिन जो है बाकी जो एक ऑप्शन है उसमें अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। सो यही चीज़ आपको देखनी है। देखते हैं तो ई के बाद एफ जी एच आई जे, जे के बाद के एल एम, फिर ये एल आ गया है नहीं, पी के बाद क्यू आर एस, जे के बाद के एल एम इसमें फॉलो हो रहा है, क्योंकि आर टी यू, वी के बाद डब्लू छोड़ के एक्स और फिर वाई। बाकी जो है ये तीनों में सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। फिर से चेक कर लेते हैं। जे के बाद के छोड़ के एल एम, पी के बाद क्यू छोड़ के आर एस, वी के बाद डब्लू छोड़ के एक्स वाई, ये सही है। ई के बाद एफ छोड़ के यहाँ पे जी आना चाहिए जो कि एच जे लिखा है, इसलिए ऑप्शन 1 ई एच जे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑड वन आउट में। ये वाला ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों में सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। नेक्स्ट आपको बताना है टॉम कैट बेबी फॉन एंड कब, इसमें ऑड कौन सा है? इंग्लिश में ना समझ में आए तो आप लोग हिंदी में भी देख लीजिएगा। बिल्ला, फॉन बोलते हैं हिरनी का बच्चा, कब बोलते हैं शावक, और बेबी को बोलते हैं शिशु। तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें ऑड वन आउट कौन सा है। अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये बिल्ला, हिरनी का बच्चा और ये शावक, ये तीनों क्या है? एनिमल्स, राइट। एंड इसकी जगह यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है इसमें आपको क्या दिया है? ह्यूमन का बच्चा, मतलब बेबी किसे कहते हैं? ह्यूमन के बच्चे को, राइट। शिशु यहाँ पे लिखा गया, तो यहाँ पे आपका शिशु जो है ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करना है अपने एग्ज़ाम में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 17, 19 एंड 21 में से ऑड कौन सा है आपको बताना है, जिसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, बाकी 3 जो हैं उसमें सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। हार्ड नहीं है, बट आपको देखना पड़ेगा कुछ, जैसे मैं बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट, वो पैटर्न आपको बस ऐसा दिमाग में रखना है कि हाँ ये क्वेश्चंस इस तरह से करेंगे, इस तरह से सोचेंगे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 11, 17, 19 ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। बाकी 21 इज़ एन ऑड नंबर बट नॉट एन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो कि 1 के और अपने ही टेबल में आते हैं, लाइक 11 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, 23 हुआ एंड सो ऑन, वेरी मतलब और भी सारे हैं, 7 से शुरू होता है, 3 से शुरू होता है, राइट। लेकिन अगर हम 21 देखें तो यहाँ पे ये प्राइम नंबर नहीं है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब यहाँ से कुछ मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हैं, तो चलिए मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं हम। तो यहाँ पे आपको दे रखा है द सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 80 एंड डिफरेंस बिटवीन देम इज़ 20। ओके, तो यहाँ पे सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू दिया है 80 एंड डिफरेंस बिटवीन देम इज़ 20। ओके, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दोज नंबर्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा है? देन व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का डिफरेंस निकालना है, ना कि नंबर का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जब अच्छा आपको ये नॉर्मल ऐसी इक्वेशन मिल जाए, ऐसे क्वेश्चन में अगर x की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 100/2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50। ठीक है, जब भी आपके सामने ऐसे कुछ इक्वेशन बने जिसमें आपको 2 वेरिएबल्स हों और आपको सामने एक कांस्टेंट टर्म दिया हो या उसकी वैल्यू दी हो और प्लस और माइनस की बात की गई हो, तो x की वैल्यू अगर हमको निकालनी है
तो ये दोनों जो टर्म हैं उनको ऐड करके अपॉन 2 कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आई है हमारी x की वैल्यू? 50। क्वेश्चन हमें फिर से यहाँ पे आप देख लो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80 बोला गया था एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू बोला गया था 20। तो ये x की वैल्यू हमारी आ गई है 50। ओके, अब y की निकालनी है तो हमने x की कैसे निकाली थी? इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 किया था। y की निकालने के लिए इन दोनों को माइनस करके 80 माइनस 260 अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, इधर वाला निकालना है तो इन दोनों को माइनस करके अपॉन 2, और इधर वाला निकालना है तो इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2। सिर्फ तो यहाँ पे x, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 30 आ जाएगा। अब हमें जो वैल्यू मिली है वो मिली है x इज इक्वल्स टू 50 एंड y इज इक्वल्स टू 30, और निकालना क्या है? स्क्वायर्स ऑफ दी नंबर्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे हम लोग? x प्लस वाई और x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। तो x प्लस वाई अगर हम करेंगे तो 50 प्लस 30 आ जाएगा 80, और x माइनस वाई करेंगे तो 50 माइनस 30 इंटू आ जाएगा 20। 18 इंटू 20 करेंगे तो हमारा 1600 यहाँ पे आंसर बनेगा। ठीक है, तो 1600 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखने में आपको थोड़ा टिपिकल लग सकता है बट इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है, बता दूंगा कैसे। देखिए, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइसेस ऑफ एन आर्टिकल सोल्ड एट 4% एंड 3% प्रॉफिट इज़ ₹3। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़। कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब देखिए क्या दिया है इसमें, किसी आर्टिकल को 4% और 3% पे बेचा गया, तो जो डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट का वो कितना है? 3%, ₹3। तो यहाँ पे ₹3 हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे डिफरेंस, ये परसेंट में क्या डिफरेंस था? 4 से 3, मतलब पहले उसने 4% पे बेचा। ठीक है, पहले कोई आर्टिकल उसने 4% प्रॉफिट पे बेचा एंड देन उसने वही आर्टिकल 3% प्रॉफिट पर बेचा। और अगर ये दोनों जो है, जो उसने बेचा, सपोज़ 4% पे जब बेचा तो ₹X था, और 3% पे जब प्रॉफिट पर बेचा तो ₹Y था। अभी जो x और y का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे दे रखा है 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे परसेंट दे रखा है उस परसेंट को ही डिफरेंस मान लेंगे। ठीक है, कैसे? देखिए, यहाँ पे लिखा है 4% और 3%, अगर हम माइनस करेंगे तो परसेंट में कितना आएगा? 1%। ओके, 1% की वैल्यू क्या दी है? तो ₹3। अब हमने बताया था आपको पहले कि कुछ भी होता है तो वो 100% से हम वैल्यू निकालते हैं उसकी। तो 1% अगर 3 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा? 300 के, राइट? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 1% यहाँ पे था, यहाँ पे इसको ₹3 लिखा था, और अगर हमको 100% बनाना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई इधर साइड करेंगे। अब मल्टीप्लाई एक साइड नहीं होता है कभी भी, तो यहाँ पे इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। तो 100 से जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% बन जाएगा, और ₹3 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹300 बन जाएगा। और इसी तरह से आपका आंसर जो है यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 300 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंग्लिश का है यहाँ पे आपके सामने। वन हु डील्स विद द डिजीज़ ऑफ वुमेन, जो वुमेन की डिजीज़ से डील करता है, स्टडी करता है, उनको पहचानता है, डायग्नोज करता है, उन जो स्पेशलिस्ट होते हैं या होती हैं उनको क्या बोलते हैं? वुमेनोलॉजिस्ट, गाइनोलॉजिस्ट, डॉक्टर हो या नहीं पता? मतलब अब नहीं पता किसी डॉक्टर का नाम नहीं है, किसी स्पेशलिस्ट का नाम नहीं है। नहीं पता, पता है एक स्पेशलिस्ट का नाम है, ये नहीं पता। कौन? जिनको आंसर नहीं पता वही तो ना। बैड जोक ना, कोई बात नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गाइनोलॉजिस्ट। ओके, तो गाइनोलॉजिस्ट यहाँ पे वुमेन की डिजीज़ से डील करते हैं। जब वुमेन्स को या गर्ल्स को ऐसा कुछ दिक्कत आती है रिलेटेड टू ऑर्गेन्स या रिलेटेड टू इंटरनल पार्ट्स या कुछ भी, तो वो जो है गाइनो से संपर्क करती हैं, गाइनोलॉजिस्ट को दिखाती हैं, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट होती हैं। यहाँ पे एसनेट लिख दिया है एक्चुअली, ठीक है, जल्दबाजी में, लेकिन एक्चुअली सही आंसर इसका, सॉरी, क्वेश्चन जो है वो एसेंट है, ACC हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो एसेंट का इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट लग रहा है, इसको आप कट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अनएबल टू पे वंस डेब्ट्स, जो उधार ना दे पाए या जिसके ऊपर उधार खूब ढेर सारा हो जाए, उसे क्या बोलते हैं हम? इनसॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? आंसर आपको दिख ही गया होगा, एंटोमोलॉजी बोलते हैं इंसेक्ट्स की स्टडी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ना, मजाक कर रहा हूँ यार, है ना, सीरियसली मत लेना, बस थोड़ा सा इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है। बहरहाल, वन हु लव्स हिज वाइफ, मतलब अब हिज वाइफ का मतलब अपनी ही, ये वन जो है ना ये अपनी वाइफ को बोल रहा, ठीक है, जो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करे। हिज वाइफ मतलब कुछ और न समझ लेना, ठीक है। वन हु लव्स हिज ओन वाइफ यहाँ पे होना चाहिए, राइट, है ना, मेरी गलती है एक्चुअली, सॉरी बच्चों, सॉरी, हाँ यहाँ पे ओन होगा। वन हु लव्स हिज ओन वाइफ सो मच भी ऐड कर देता हूँ, जो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करे, प्यार करे, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं यूक्सोरियस। स्पेलिंग देख लीजिए, याद रखिएगा, UXORIOUS। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो यहाँ पे हो गया है, इतने ही क्वेश्चंस थे। अब पूरी बात सुन लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बताऊँगा आपके कल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। आपने जितनी भी तैयारी की है बहुत अच्छे से की है, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग घबराइए मत, पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। जो पैटर्न बताया है हमने, जिस तरह से बताया है, होप फॉर दी बेस्ट कि उसी तरह से आए, और जिस तरह से सिलेबस एलयू ने बताया था उसी के बेसिस पे हमने आपको तैयारी करवाई है। अब देखते हैं कल आपके पेपर में क्या क्या आता है, कैसे कैसे आता है, ठीक है। मैं एक बात आप सबसे बोलना चाहूँगा, जैसे ही आपका पेपर हो जाए, बहुत बच्चों के ऐसे यहाँ पे मेल रिसीव हुए हैं हम आपको पूरा ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाए एलयू का, फिर आपको एक वीडियो के साथ आपको वहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है, प्रूफ भी। तो इसलिए आप भी यहाँ पे 24/7.ca@gmail.com ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी एक्चुअली या तो आप इंस्टाग्राम कर सकते हो या फिर जीमेल आईडी पे, कहीं पे भी आपको जैसे भी सहूलियत लगे, आप हमें जो भी क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए वो शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे हमको भी पता लगेगा कि आपका जो लेवल रहा है वो क्या रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस से कितना फ़ायदा मिला, क्लासेस से कितना फ़ायदा मिला, मैम की कंप्यूटर की क्लास की बात हो, या चाहे इंग्लिश की क्लास की बात हो, या चाहे मेरी रीजनिंग की क्लास की बात हो, या किसी भी क्लास की बात हो। ऑल ओवर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसा रहा ये भी आप पूरा रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, आपके रिव्यू का वेट रहेगा, आपके मेल का इंतज़ार रहेगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग अच्छे से करोगे, बस अपने पर भरोसा रखना, कॉन्फिडेंट रहना, जो आपने पढ़ा है उसको ही एक बार अगर हो सके तो रिवाइज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नया मत पढ़िएगा, बस अब यहाँ पे आराम से जाइए, पेपर दीजिए, बढ़िया पेपर होगा, एकदम मस्त। पेपर देने के बाद एक मेल कर दीजिएगा, उसमें आप बता दीजिएगा अपना रिव्यूज़, और फिर वहाँ पे एलयू में पूरा घूमिए आराम से। और गार्जियंस को यार थकाना मत, लेकिन ठीक है, गार्जियंस थक जाएंगे, आप लोग तो घूमते रहोगे, यंग चाइल्ड है ना, लेकिन गार्जियंस भी नहीं थकेंगे यार, गार्जियंस आपसे भी स्ट्रांग है, आई नो, है ना। सो फिर घूमना वहाँ पे, मज़ा आएगी। और फिर जैसे ही आपका एडमिशन होता है उसके बाद मिलेंगे हम लोग वहाँ पे एलयू में, मिलन समारोह करेंगे, 24/7 CA जोन का मिलन समारोह अपना पर्सनल, है ना। सो ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट, जाइए पेपर दीजिए आराम से, अच्छा पेपर होगा, और बस अपने पे भरोसा रखिएगा, पूरा फोकस, आपको सब कुछ चीज़ें भूल जानी है, अब की हार्ड आएगा, इजी आएगा, जो भी आएगा यार, अब योद्धा असली तुम हो, तुम्हारे हाथ में तलवार है और तुम्हारी तलवार का नाम है पेन, ब्लैक पेन या ब्लू पेन, यही तुम्हारी तलवार है और तुम हो योद्धा, और तुम ही जीतोगे, जीत तुम्हारी होगी, विजय भवा। और बता दूं, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, जो स्ट्रैटेजी बताई थी पेपर अटेम्प्ट करने की उसको फॉलो ज़रूर करिएगा। एक क्वेश्चन ना आए, मैंने हर वीडियो में बोला है आपसे, एक क्वेश्चन ना आए तो उसका बर्डन सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ने मत दीजिएगा, उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दीजिएगा, आगे मूव ऑन हो जाइएगा। जब आप पूरे 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको करने की कोशिश करिएगा, और सारे क्वेश्चंस करके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, तो इसका भी फ़ायदा उठाइएगा। बट पहले आप सीरियसली पेपर दीजिएगा, अपना जो भी आपको आता है वो करिएगा, और किसी क्वेश्चन का अगर जो जैसे नहीं आ रहा है तो उसका बर्डन आप लेके आगे वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करिएगा। क्योंकि अगर जैसे सपोज़ आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक बार बता दूं, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे नहीं आ रहा है और उसका बर्डन लेके आपने ये सोचा, और कभी भी ऐसे एग्ज़ाम्स में, आने वाले एग्ज़ाम्स में भी, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद भी जो भी एग्ज़ाम दोगे, उन सब के लिए मैं बता रहा हूँ, कभी भी ऐसा मत सोचना कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे नहीं आ रहा है, अरे हमसे नहीं हो रहा है, 30 मार्क का मत समझना अपने आप को, ठीक है। जानबूझकर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन रखता है जिससे आप वहाँ पे अटक जाओ, अपनी ईगो को जगा लो और आगे ना बढ़ पाओ, और आगे जो है वो बहुत इजी क्वेश्चन रखता है।
सब कुछ स्ट्रेटजी में बताया था आपको, ठीक है। फॉलो ज़रूर करना, ये चीज़ याद रखना, बस इतना याद रखना, अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आए छोड़ के उसको आगे वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, पूरा 100 तक जाना है, ठीक है। और फिर यही आपका एक चारा है जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। तो पूरा 100 क्वेश्चंस तक आपको जाना है। उसके बाद में जब 100 क्वेश्चन एकदम हो जाए सही से, पूरा ओवलिंग अच्छे से, तब आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। थोड़ा दिमाग चलाइए, थोड़ी वीडियोस को याद करिए कि आपने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, बुक से पढ़ा था, वीडियो से पढ़ा था, हमारे चैनल से पढ़ा था, कहीं से भी पढ़ा था। जो पढ़ा था आपने उसको याद करने की कोशिश करिए कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी तो उसका क्या आंसर था। जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करिएगा। बाकी बस इतना बहुत है मेरे हिसाब से। और मेरी तरफ से आपको वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से दीजिएगा, 4 दीजिएगा, और जस्ट एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाए जैसे ही, उसके बाद हमें मेल करना मत भूलिएगा। योर रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ओके। वी आर वेटिंग, वी विल वेट फॉर योर मेल। सो होप फॉर द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।